मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। कुछ मित्रों दोस्तों द्वारा पूछा गया है कि क्रिमिनल केस क्या होता है, इसमें प्रोसिक्यूशन किस तरह होता है, क्या पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसमें मैं संक्षेप में आपको पूरी प्रक्रिया क्रिमिनल केस में कहाँ कैसे होती है इस बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को एस्किप न करें, शुरू से अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो उसे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा अनुरोध है, मेरी धर्मपत्नी का भी एक चैनल यूट्यूब पर उपलब्ध है अर्चनाज आरटी हब के नाम से, आप उसे भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्रिएटिव चैनल है। अब विषय पर आता हूँ। जहाँ तक क्रिमिनल केस का सवाल है, जब भी कोई घटना किसी के साथ घटित होती है, चाहे वो चोरी की हो, मारपीट की हो, मर्डर की हो, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैंने अलग से कुछ वीडियो डाले हुए हैं। कौन सा मामला कॉग्निजेबल होगा, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल होगा, कौन से में बेलेबल होगा, कौन सा नॉन बेलेबल होगा, कौन से में पुलिस कॉग्निजेंस लेगी, एफआईआर कब होगी, सब पे अलग अलग वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। आप इनको देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जब कोई घटना घटित होती है, व्यक्ति उसकी एफआईआर धारा 154 सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस थाने पर जाकर लिखित में हो सकती है, मौखिक हो सकती है, वो स्वयं घटना की जानकारी दे सकता है, आस पड़ोस का आदमी दे सकता है, चश्मदीद साक्षी बता सकता है, या जिसने घटना देखी है वो करा सकता है। एफआईआर यदि वो मौखिक में आप देते हैं, पुलिस वाला नहीं लिखता है, लिखित में भी दे सकते हैं। और एफआईआर पर यदि पुलिस थाना कार्रवाई करने से मना करता है तो आप उसके जो भी एसपी है, सुपरिंटेंडेंट पुलिस है, उसको आप रजिस्ट्री से भेज सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों को भेज सकते हैं। तो एफआईआर लिखना ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से नीचे निम्न पंक्ति का नहीं होगा, वो लिख सकता है। और इसके बाद एफआईआर जब केस के बारे में रजिस्टर्ड हो जाती है, उसकी एक प्रति आपको निःशुल्क दी जाएगी। उस पर जैसा आपने बोला है उसका संक्षेप में वो सार लिखेगा, आपके हस्ताक्षर लेगा, आईओ हस्ताक्षर करेगा, उसके बाद वो विवेचना में दे दिया जाएगा। विवेचना में एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसे वो मामला सौंपा गया है, कोई भी घटना उदाहरण के तौर पर चाहे चोरी का है, मारपीट का है, मर्डर का है, तो वो विवेचना अधिकारी उसमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करना प्रारंभ करेगा। आपको बयान के लिए बुलाएगा, फरियादी के बयान लेगा, स्पॉट पर भी जाके लिए जा सकते हैं। उसमें मौके पे जाएगा, नक्शा मौका बनाएगा, कोई जब्ती वगैरह होनी है अभियुक्त से उसकी जब्ती करेगा, गवाहों के कथन लेगा, फरियादी का बयान पहले लेगा, डॉक्टर का कोई एग्जामिनेशन है वो कराएगा, कोई रिपोर्ट वगैरह अगर एफएसएल वगैरह को भेजी गई है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को तो वो करेगा, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट लेगा, गवाहों के कथन 161 सीआरपीसी के अंतर्गत रिकॉर्ड करेगा, आवश्यकता पड़ने पर 164 के कथन रिकॉर्डिंग, कन्फेशन और स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष भी गवाह का कलमबंद बयान कहते हैं वो लेगा। फिर इस मामले में जब पूरा इन्वेस्टिगेशन करने की स्थिति में उसको लगता है सफिशिएंट एविडेंस आ गई है तो वो न्यायालय के समक्ष मामले को चालान के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, अभियोग पत्र जिसे कहा जाता है, या चालान कहा जाता है, या चार्जशीट कहा जाता है। यदि मामले में डेफिशिएंट एविडेंस है, जो एफआईआर से संबंधित कोई मामला प्रमाणित नहीं हो रहा है, मामले में आई हुई साक्ष्य से विवेचना अधिकारी को ऐसा लगता है, तो वो डेफिशिएंट एविडेंस में खात्मा या एफआर जिसे बोलते हैं वो लगा सकता है। किसी फरियादी ने झूठी रिपोर्ट की है तो ईआर भी लगा सकता है। ये सारे वीडियोस मेरे इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप इन्हें कृपया प्लेलिस्ट के आधार पर देख सकते हैं। अब जहां तक कोई भी इंफॉर्मेशन फरियादी जो लिख के दे रहा है उस पर उसने दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए, तो न्यायालय के समक्ष जब चालान प्रस्तुत हो जाता है तो न्यायालय सम्मन या वारंट जैसी भी स्थिति हो अभियुक्त को सम्मन करेगा, वो उपस्थित होगा, उस अभियोग पत्र की कॉपी दिलाई जाएगी, चार्जशीट वगैरह की 207 सीआरपीसी में कंप्लायंस आवश्यक है। उसके बाद जब आरोप लग जाएगा, आरोप लगाएगा, ये न्यायालय का काम है, मजिस्ट्रेट का काम है। और कमिटल प्रोसीडिंग का अगर केस है तो ऊपर सेशंस वगैरह, ट्राइबल बाय सेशन है अगर, तो ये सब शेड्यूल 1 में सीआरपीसी के में दिया हुआ है, वहां भेज देगा। आरोप लगने के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टार्ट होगी, अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करेगा, अभियोजन पर यह मामला प्रमाणित करने का भार है, प्रमाण भार। द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव हिज केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। अभियोजन को संदेह से परे न्यायालय के समक्ष जो भी मामला है, घटना घटित हुई है, उसे प्रमाणित करना होता है। तो सबसे पहले फरियादी या जो भी परिवादी है उसकी कंप्लेनेंट की एविडेंस होगी, उसके समर्थन में
डॉक्टर की एविडेंस, आई विटनेसेस की एविडेंस और कोई महत्वपूर्ण साक्षी हैं जब्ती वगैरह के और चीज़ों के, उनकी एविडेंस प्रोसिक्यूशन कराएगा। इस पर जो है क्रॉस एग्जामिनेशन एक्यूज का वकील करेगा डिफेंस के रूप में। और प्रोसिक्यूशन की जब एविडेंस, डॉक्टर का भी कथन हो सकता है, एफएसएल वाले का कराया जा सकता है, अन्य कोई महत्वपूर्ण एविडेंस है उनका बयान प्रोसिक्यूशन कराएगा और जिरह उस पर बचाव का वकील करेगा, डिफेंस का वकील एक्यूज साइड से करेगा। इसके बाद एविडेंस प्रोसिक्यूशन की जब क्लोज हो जाती है तो डिफेंस को मौका दिया जाएगा बचाव के लिए। नेचुरल जस्टिस के तहत जैसा प्रिंसिपल है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समान अवसर दिया जाना चाहिए। बचाव अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, वो ये सिद्ध करने का प्रयास करेगा कि वो उसके द्वारा ऑफेंस कमिट नहीं किया गया है, उसे झूठा फंसाया गया है। तो जो भी बचाव में उसको गवाह देने हैं वो देगा। इसके पहले जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस हुए हैं उनके आधार पर 313 सीआरपीसी के कथन लिए जाते हैं, जिसमें ये अभियुक्त से पूछा जाता है फलां गवाह का ये कहना है, तुम्हें क्या कहना है, एक्यूज स्टेटमेंट जिसे बोला जाता है। इस पर भी वीडियो उसमें डला हुआ है। डिफेंस होने के बाद दोनों पक्षों के आर्गुमेंट कोर्ट सुनेगी और अपना फैसला देगी। तो मैं इस वीडियो में ये बताने मुख्य रूप से चाहता हूं कि प्रोसिक्यूशन जो भी एविडेंस कराएगी उसको एफआईआर से लेकर जो भी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेजी है, ओरल एविडेंस है, जब साक्ष्य न्यायालय के समक्ष ली जाती है तो उस साक्ष्य के दौरान एफआईआर से लेकर जो भी दस्तावेज है, नक्शा मौका है, जब्ती है, गवाहों के कथन है, इन सबको एग्जिबिट या प्रदर्शित न्यायालय के समक्ष कराया जाता है, तभी वो साक्ष्य में ग्राही होते हैं और साक्ष्य में पढ़े जाते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हुए बिना अगर रह गया है तो उसकी कोई एविडेंशियली वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इस चीज का जो भी प्रोसिक्यूटर है या अलग से वकील खड़ा किया है उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो जब भी अपनी एविडेंस अभियोजन की न्यायालय के समक्ष कराए गवाह की घटना के संबंध में, विक्टिम की, तो जो भी दस्तावेज रिकॉर्ड पर हैं उनको एग्जिबिट अवश्य कराए, प्रदर्शित, जिससे वो एविडेंस में पढ़े जा सकें। कोर्ट केस जाने के बाद ये चीजें ध्यान रखने योग्य हैं। और इस तरह चार्ज लगने के बाद पूरी प्रोसिक्यूशन एविडेंस के दौरान ये स्टेट के बिहाफ पर प्रोसिक्यूटर काम करते हैं। सेक्शन 24 सेशंस वगैरह में और सेक्शन 25 एपीपी, ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के अधीन होते हैं। और ये अगर आरोप के समय अभियुक्त अपना आरोप स्वीकार कर लेता है तो उसको वहीं पर न्यायालय आरोपों के संबंध में सुनने के बाद दंड से दंडित करेगा। हो सकता है मामले को वहीं समाप्त कर दे। कई बार चार्ज बहस में ये कहा जाता है कि मामला बनता ही नहीं है प्राइमा फेसी, तो यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है तो उसे डिस्चार्ज या उन्मोचित भी कर सकता है। और यदि मामला मेरिट पर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, डिफेंस एविडेंस आने के बाद डिसाइड होता है, गुण दोष के आधार पर दोनों पक्षों की साक्ष्य आने के बाद, तो ऐसी स्थिति में कई बार कन्विक्शन, अगर मामला संदेह से परे प्रमाणित है तो कन्विक्शन की सजा देगा। उन आरोपों को प्रमाणित मानते हुए न्यायालय उसे दोष सिद्ध करेगा, जिसे कन्विक्शन कहते हैं। यदि मामला साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ गुण दोष पर तो उसका एक्विटल या दोष मुक्त भी हो सकता है। तो इस तरह डिस्चार्ज का प्रभाव होगा, वो एक्विटल होगा। कन्विक्शन यानी सजा होगी, उसमें दंड दिया जाएगा, सजा के प्रश्न पर मजिस्ट्रेट सुनेगा। और कई मामलों में कोई ऐसी साक्ष्य नहीं आई है तो पुलिस विवेचनाधिकारी खात्मा भी लगा देता है। खात्मा अर्थात डेफिशिएंट इन एविडेंस, मामले में कोई ऐसी साक्ष्य नहीं है उसके अनुसार विवेचना करने के उपरांत कि अभियुक्त प्राइमा फेसी कोई प्रमाण हो, तो वो खात्मा या एफआईआर कहलाती है। यदि फरियादी ने झूठी रिपोर्ट की है तो ईआर कहलाती है। तो इस तरह मैंने इसमें यह आपको बताने का प्रयास किया कि चार्जशीट प्रस्तुत होने के बाद कोर्ट का सामान्यतः प्रक्रिया या प्रक्रम क्या रहता है। इसमें सबसे पहले विक्टिम का बयान, डॉक्टर का बयान, विटनेसेस के बयान, फॉरेंसिक कोई लैब वगैरह के हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बयान प्रोसिक्यूशन की ओर से न्यायालय के समक्ष कराए जाते हैं। तो मित्रों, क्रिमिनल केस आपराधिक, ये स्टेट के बिहाफ पर आपका प्रोसिक्यूटर केस को कंडक्ट करता है, चाहे वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसे एडीपीओ भी कहते हैं, एपीपी भी कहते हैं, या सेशंस ट्राइबल बाय सेशन मामला है तो वहां गवर्नमेंट प्लीडर होते हैं, इनका पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है सेक्शन 24 सीआरपीसी के तहत। और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मजिस्ट्रेट के रूप के न्यायालय में केसेस कंडक्ट करने के लिए एडीपीओ, एपीपी के रूप में प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होते हैं, जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो सेक्शन 25A सीआरपीसी में है उसके अधीन उसकी राज्य सरकार मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में कंडक्शन के लिए नियुक्ति करती है। तो मैं समझता हूं कि क्रिमिनल केस के बारे में पूरी प्रक्रिया और प्रोसिक्यूशन एविडेंस कैसे होती है इस बारे में मैंने संक्षेप में आपको इस वीडियो में बताया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मित्रों दोस्तों को भेजें। वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ सरल भाषा में मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी क्रिमिनल केस जो न्यायालय के समक्ष जाता है उसके संबंध में सारी प्रक्रिया बताने का प्रयास किया। और इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों। इस चैनल पर मुझे आपका
काफ़ी स्नेह मिल रहा है। लगभग मेरे 14,800 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। जो भी चैनल देख रहे हैं या जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार मित्रों।